नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोध में इस हद तक गिर गई है भारतीय जनता पार्टी कि अब वो शहीदों का अपमान करने लगी है। जी हाँ, आपको पता ही है बीजेपी आईटी सेल के जो हेड है उनका नाम है अमित मालविया। वो एक डिबेट शो में जाते हैं, एक सबसे तेज चैनल में, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पर जो अभी हाल ही में हमला हुआ उसको लेकर डिबेट हो रही थी। जहां पर उन्होंने इसको आधार बनाकर सबसे पहले राहुल गांधी को उन्होंने हिंसक बताया और ये कहा कि इससे पहले कांग्रेस ये कहे कि इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी की शहादत इस देश के लिए हुई, तो मैं कह दूं कि उनकी शहादत इस देश के लिए नहीं बल्कि जो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेप्स उठाए थे उसकी वजह से उनकी हत्या हुई थी। आप जरा सोचिए कि देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाले इस देश के दो प्रधानमंत्री, वो सिर्फ कांग्रेस के लीडर नहीं थे बल्कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चाहे वो बात हम इंदिरा गांधी की करें या फिर राजीव गांधी की करें, उनके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि उस चैनल के सबसे तेज चैनल के जो एंकर हैं वो इस बात पर एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि उनकी खामोशी ये साफ तौर पर बताती है कि जैसे वो इसको लेकर हामी भर रहे हो, क्योंकि इसके बाद उन्होंने लगभग 4 मिनट और 57 या 58 सेकंड का ये पूरा वीडियो एक्स जो कि पहले ट्विटर था उस पर उन्होंने पोस्ट भी किया। अब इसको लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है और यहां पर अब कांग्रेस ने इस पर एक्शन की मांग की है। मैं आपको ये बता दूं कि इसको लेकर ट्वीट किया है, लगातार कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है और लगातार ये मांग की जा रही है, ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो बयान दिया गया है, क्या ये बयान इसका सपोर्ट नरेंद्र मोदी करते हैं, क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि बात यहीं पर नहीं थमती है। मैं आपको ये बताऊं कि राजस्थान के एक विधायक हैं, उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि महात्मा गांधी ने सावरकर के पैर छुए थे, कांग्रेसियों को ये मालूम नहीं होगा। तो अब बात यहां पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब बात महात्मा गांधी तक पहुंच चुकी है और वहां के राजस्थान के विधायक है, उनका ये कहना है कि सावरकर के पैर छुए थे महात्मा गांधी ने। आप जरा सोचिए कि किस हद तक कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोध में किस हद तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि चारों तरफ से घिरती हुई बीजेपी नजर आ रही है। इस बार बैसाखियों पर टिकी हुई ये सरकार है, हर दिन बस उसका खुदा खुदा करके निकलता है कि चलिए आज सरकार बच गई और हम बचकर निकल गए। और सिर्फ बात बैसाखियों की ही नहीं है, बल्कि आप ये देखिए कि खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह का सरफुटव्वल चल रहा है, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, वो भी आपके सामने है। और इसी सिलसिले में अभी केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस सब के बीच आपको पता है कि पंतनगर, जो कि अकबर नगर और पंतनगर, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी, उस पर अब फैसला ले लिया गया है कि उस कार्रवाई को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। इसको लेकर कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि ये दरअसल उनकी जीत है, क्योंकि लगातार वो इस मामले को उठाते रहे हैं। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण दो और खबरें हैं जिनकी बात करना बेहद जरूरी है और ये बताना जरूरी है कि कैसे पूरी तरीके से बीजेपी चारों तरफ से गिरती हुई नजर आ रही है। आपको पता है कि एक के बाद एक किस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं। उसी जम्मू कश्मीर में जहां 370 हटाने के बाद बड़े बड़े दावे किए गए थे, नोटबंदी के वक्त बड़े बड़े दावे किए गए थे कि आतंकवाद की कमर टूट गई है। 78 दिन में 11 आतंकी हमले हुए हैं और इनमें मैं आपको ये बता दूं कि अब तक 13 जवान शहीद हुए हैं और आज जो डोडा में हमला हुआ है उसमें 4 जवान समेत एक अधिकारी शहीद हुआ है। सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। राहुल गांधी ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी की जो गलत नीतियां हैं उनका खामियाजा हमारे सैनिक भुगत रहे हैं और यही वजह है, चाहे वो उनकी हिंदुत्व की राजनीति हो या फिर जिस तरह से वो राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, उस सब पर राहुल गांधी जिस तरह से तथ्यों पर आधारित
हमला कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उसे जवाबदेह बना रहे हैं। अग्निवीर से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, हर मुद्दे पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई है कि उसकी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या और इसकी काट वो कैसे लेकर आए। चाहे सोशल मीडिया पर बढ़ती राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी हो या फिर यूट्यूब पर जिस तरह से लगातार उनको देखने वाले व्यूवर्स की संख्या बढ़ रही है। बाकायदा तौर पर इसको लेकर सर्वेस कराए गए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 18 से 25 साल के जो युवा हैं उनमें राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ लगातार चुनावों में जो हार हो रही है, चाहे अब उपचुनाव हो या लोकसभा में जिस तरह की हार देखने के लिए मिली, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ वो हारे, उसके बाद लगातार आप ये देख रहे हैं कि धर्मगुरु एक के बाद एक नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स थे वो सामने आकर सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी के विधायक सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी जो एनडीए के घटक दल हैं वो आके सामने सवाल पूछ रहे हैं। चारों तरफ से घिर रही है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे में नरेंद्र मोदी लोकसभा के अंदर अपने भाषणों में कांग्रेस को कोसते हैं, राहुल गांधी को कोसते हैं, इंदिरा गांधी की कमियां सामने लेकर आते हैं, राजीव गांधी से लेकर तमाम, नेहरू से लेकर तमाम लोगों की वो बातें करते हैं और ये बताते हैं कि देश जो है उनकी गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है। लगातार ये बताते हैं कि 70 साल में क्या हुआ है। अब इमरजेंसी को लेकर वो संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। आप सोचिए संविधान के साथ किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इससे लोगों को एक बार फिर से भ्रमित किया जा सके, उनकी रोजी रोटी का, रोजगार का सवाल उनसे उनको हटाया जा सके और फिर से धर्म का चश्मा उनके आंखों पे चढ़ाया जाए, राष्ट्रवाद का चश्मा उनकी आंखों पे चढ़ाया जाए। राहुल गांधी को ये बताया जाए कि देखिए वो हिंसक हैं, देखिए वो किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन अब ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्ड काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सवाल उस भोपू मीडिया पर उठना बहुत जरूरी है और सवाल कांग्रेस पर भी उठना जरूरी है कि आखिर क्यों, जहां पर आपके दिवंगत नेताओं पर, आपके पार्टी के जो बड़े नेता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो इस देश के भी बड़े नेता हैं, जो शहीद हुए, जिन्होंने कुर्बानी दी इस देश के लिए, उन सबको लेकर जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी शहादत का मजाक उड़ाया जाता है या उनकी शहादत को लेकर सवाल उठाया जाता है और ये कहा जाए कि ये आपकी पॉलिटिकल जो नीतियां रही, राजनीतिक नीतियां रही, उसकी वजह से हुआ। आखिर इस तरह की डिबेट्स में कांग्रेस पार्टिसिपेट ही क्यों करती है? कांग्रेस आखिर क्या एक्शन लेने जा रही है? क्या अरुण पुरी से सिर्फ शिकायत कर देना, क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लेना कि क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं, क्या ये काफी है? क्या सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस? क्या इसको लेकर वो कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है और क्या उसको बड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या इतनी आसानी से इस पूरे मामले को रफा दफा कर देना चाहिए? क्या कांग्रेस को ये नहीं सोचना चाहिए कि आखिर ऐसे चैनल्स पर जाकर इन लोगों को क्यों वो प्लेटफॉर्म पर इन तमाम बातें कहने की इजाजत मिल जाती है? क्या उस चैनल के उस एंकर को, उस चैनल को माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं और जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश के, उस सब पर हम बात करेंगे क्योंकि बिहार से भी आपने देखा कि कितनी बड़ी खबर आई, किस तरह से मुकेश सहनी जो है उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। और मुकेश सहनी कोई आम छोटे मोटे शख्स नहीं है, आपको पता है। लगातार आपने जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ उनके हेलीकॉप्टर में उनकी तस्वीरें आपने देखी, वो वीडियोस वायरल हुई, वही है मुकेश सहनी, अगर किसी को नहीं पता है। और एक पार्टी के वो मुखिया हैं, उनके पिता की जिस तरह से हत्या की गई है, वो जाहिर सी बात है, ये सवाल उठा रहा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की, उनकी कोलिशन की गवर्नमेंट है, किस तरह का जंगल राज सीधे तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। जिन चीजों को लेकर वो सत्ता में आए, आज उन्हीं तमाम इश्यूज पर घिरते हुए वो राज्यों में, केंद्र में नजर आ रहे हैं और यही सवाल हम आज पूछ रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान पैनल में जुड़ गए हैं जिनके पास मैं सीधा जाना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए, आप दोनों तरफ मेरे खास मेहमान देख सकते हैं। एक तरफ हेमंत अत्री जी हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है, तथ्यों पर आधारित बेबाक बात तो वो हमेशा करते रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। हेमंत अत्री जी, शुरुआत में अगर आपसे करूं, इस तमाम इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ हमारे जवान लगातार शहादत दे रहे हैं और उस पर आप ये देखिए कि बीजेपी आईटी सेल का जो मुखिया है, जो लगातार
ट्विटर से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नफरत फैलाने, भ्रमित करने वाली खबरें फैलाने या फिर फेक न्यूज फैलाने के लिए भी जाना जाता है। किस तरह से टीवी चैनल पर बैठकर देश के शहीदों का क्या अपमान एक तरह से वो कर रहे हैं, और उस टीवी चैनल जो कि देश का सबसे तेज चैनल कहा जाता है, और उसके बहुत ही बड़े पत्रकार, अब पता नहीं कितने बड़े हैं, वो तो खैर वही जानते होंगे, वो उस सब का खंडन नहीं करते हैं बल्कि उसको शान के साथ ट्वीट करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इसको लेकर बड़ा एक्शन लेना चाहिए और उस चैनल को भी, उस एंकर पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए? कैसे देखते हैं आप इस पूरे इंसिडेंट को? मालिक है वो उसको दुकान बता चुके हैं। लाइव ऑन एयर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उसी चैनल के मालिक उसको दुकान कह चुके हैं, और प्रधानमंत्री ने उनकी बात को एंडोर्स करते हुए ये कहा कि अब पुरी जी मुझे कहेंगे कि आज मेरी दुकान चला दीजिए, और फिर वो इस बात पर ठहाके मार रहे थे। वहां पर ऑन एयर प्रोग्राम था सारा, प्रधानमंत्री उनकी उसमें गए थे। तो इसको चैनल कहना तो माफ कीजिएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और जिसको आपने एंकर कहा वो भाजपा का मुख्य प्रवक्ता कहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जिस शर्मनिरपेक्षता के साथ उसने इस वीडियो को, आप ध्यान से देखिए, उसने 2 बार ट्वीट किया है। एक बार जैसा आपने कहा लंबा वीडियो ट्वीट किया है, और एक बार वो स्पेसिफिक पार्ट इशू जो है ना, जिसमें 22-23 सेकंड का जो है, 24 सेकंड का, उसको इशू किया। फिर मैंने उसको रीट्वीट भी किया और उसमें बताया कि शर्मनिरपेक्षता की कोई अगर हद है तो वो आप देख लीजिए, इतनी जलालत कहां से लेकर के आते हैं आप। देखिए बुशरा जी, ये इतनी साधारण चीज नहीं, इसको आप चैनल कह रही है, उसको पत्रकार कह रही है, और उसको कोई सजा मिलेगी, गलत सोच रहे हैं हम। उसको इस बात पे प्रमोशन मिलेगी। जब कोई दुकान खोली जाती है तो दुकान मुनाफे के लिए खोली जाती है, वो सिद्धांतों के लिए नहीं खोली जाती, वो पत्रकारिता के लिए नहीं खोली जाती, वो देश को मजबूत करने के लिए नहीं खोली जाती। उसके जो मूल में होता है वो केवल मुनाफा होता है। और ये चैनल, इसका मालिक और इसका यही एंकर, इससे ज्यादा बड़ी जलालत ये पहले भी कई बार कर चुके हैं, ये कोई पहली बात नहीं। तो उनसे कोई आप उम्मीद करें या कोई जो ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनको इन चीजों का इनाम मिलता है, विज्ञापन बढ़ता है, और एयर टाइम को फिर ये बेशर्मी से ट्वीट करते हैं और वो सारा ट्रैक्शन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा मूल सवाल कुछ और है, और वो ये है कि ये बात कह करके जिस व्यक्ति ने ये बात कही है, वो जो बीजेपी की आईटी सेल है उसका चांसलर है, वो वाइस चांसलर नहीं है। इस देश में जो झूठ की फैक्ट्री पिछले 10 साल से चल रही है, उसका सबसे बड़ा टेंडर किसी के पास है तो उसी व्यक्ति के पास है। उस व्यक्ति से, जैसा आपने कहा, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन क्या उस व्यक्ति के ये कहने में कि उनकी नीतियां जिम्मेदार है जो गए, क्या ये भाजपा की असभ्यता, संवेदनहीनता, निकृष्टता और अमानवीयता को नहीं दर्शाता है? ये 4 शब्द मैं बहुत चुन के कह रहा हूं। मुझे आप एक बात बताइए, अमेरिका के अंदर ट्रंप किस तरह के व्यक्ति हैं पूरी दुनिया जानती है। उनके साथ परसों जो कुछ भी हुआ, उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूरे देश में अपनी वो प्रचार सामग्री हटा ली जिसमें ट्रंप के ऊपर कोई भी टारगेट किया गया था या कोई बातें कही गई। ये सभ्यता का तगाजा होता है। केवल हमला हुआ था, और यहां नेहरू को गए हुए 60 साल हो गए, इंदिरा गांधी को गए हुए 40 साल हो गए, राजीव गांधी को गए हुए 33 साल हो गए, और जो जो उनके चांसलर हैं, जो आईटी यूनिवर्सिटी के इनके, वो अभी तक वहीं पर अटके हुए हैं, समेत प्रधानमंत्री, समेत गृह मंत्री। सबका फेवरेट टॉपिक नेहरू गांधी परिवार ही रहता है। इस बार जो हद दर्ज की है वो न भूते न भविष्यते है। ये बेशर्मी की हद थी, ना केवल जिस व्यक्ति ने ये कहा, बल्कि जिस चैनल ने इसको ब्रॉडकास्ट किया और फिर बाद में जाके इसको ट्वीट किया। ये इस देश की नई मनस्थिति को दर्शाता है कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है। ये मैं आपको बार बार कहता हूं कि इस देश में एक ऐसी भीड़ क्रिएट की गई है, उसको ऐसे ही नॉन इश्यूज चाहिए। उनको किसी जिन मुद्दों का आप जिक्र करते हैं, जिसका हम जिक्र करते हैं, देश से जुड़े हुए मुद्दे, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे, उनको उनका जिक्र नहीं करना है, माफ कीजिएगा, उनको यही सब रखना है। लेकिन क्या सवाल ये नहीं उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को, अगर यही बात कल्पना कीजिए कांग्रेस के किसी नेता ने कही होती, तो अब तक देश का सारा सो कॉल्ड मीडिया कहां पे पहुंच गया होता? लेट के उन्होंने पैर कपड़े फाड़ लिए होते अभी तक सड़कों पे। लेकिन किसी की आवाज निकली, आपने प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ हुआ, गृह मंत्री की तरफ से हुआ, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से कुछ हुआ, और किसी चैनल ने इस पे कोई डिस्कशन या विवाद दिखाया? आई गई, हो गई, खत्म बात। जो करना था कर दिया, नैरेटिव सेट हो गया।
लेकिन बात इससे कहीं आगे की है। ये जो चीज हो रही है, ये केवल इसको आप आइसोलेशन में मत देखिए। ये जो कुछ प्रधानमंत्री सदन में बोलते हैं, जो कुछ भाजपा बाहर नैरेटिव खड़ा करती है, ये उसकी फर्दर एक्सटेंशन है। और ये लोग इस काम के प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हैं कि किसी भी मुद्दे पर बात आने लगे, कोई सवाल पूछा जाने लगे, कोई जवाबदेही तय होने लगे, उससे पहले साइड स्टेप कर जाओ। और साइड स्टेप करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो भी मुद्दा आए, आपातकाल का समर्थन कौन लोग करते थे, इंदिरा गांधी के चारों तरफ कौन लोग घूमते थे, इंदिरा गांधी से माफी कौन लोग मांगते थे, उनको दुर्गा कौन कहते थे, उनको अनुशासन पर्व की देवी कौन कहते थे, और आज वो उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उनके आगे पीछे कौन दौड़ते थे, आज उनके बारे में उनकी ये राय है। तो ये एक अव्वल दर्जे की मौका परस्ती है, फिरका परस्ती है, देश के नैरेटिव को डाइवर्ट करने की जो इनकी स्ट्रेटेजी है उसका हिस्सा है। प्लस भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस चल रहे हैं पिछले 38 दिनों से, उनसे भी कहीं ना कहीं देश का ध्यान मोड़ने की। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आप देख रही हैं, योगी बनाम मोदी, शाह बनाम मोदी, वो जो वहां के डिप्टी सीएम है वो बनाम सीएम, ये हो क्या रहा है। और एक प्रधानमंत्री जो तीसरी बार सत्ता में आया है, वो किसी मुद्दे पर बात करने की बजाय केवल और केवल किसी को बाल बुद्धि कह देता है, किसी को कुछ कह देता है। और मीडिया का काम कमाल देखिए आप। दो घटनाएं बताता हूं मैं। जिस समय आप प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे 9 जून को, उस समय भी जम्मू में इस तरह का हमला हुआ था, अगर आपको ध्यान। और जब तक शपथ ग्रहण समारोह पूरा नहीं हो गया, किसी टीवी चैनल ने उस खबर को दिखाया नहीं, नीचे उसमें भी टिकर में भी नहीं दिखाया। आप कल्पना कर सकती हैं, खबर छापने का काम था, अब खबर छिपाने का काम है। और ये आइसोलेशन नहीं है। अभी आपने हाथरस की घटना देखी होगी, 1 बजे की घटना है। प्रधानमंत्री ने 4:10 पे भाषण शुरू किया था, 2 घंटे बोले वो। और उनका भाषण के समापन के समय जब पीएम ने खुद जिक्र किया, 5 घंटे बाद घटना, 125 आदमी मरे थे, 123, 123 पीपल डाइड। और प्राइम मिनिस्टर के भाषण का इंतजार करता रहा मीडिया, और उसके बाद वो खबर टिकर पे आई और खुद पीएम ने जिक्र किया, उसके बाद खबर फ्लैश की गई। आप कल्पना कर सकती हैं इसका क्या मतलब, कि सारे चैनलों का रिमोट कंट्रोल क्या साउथ ब्लॉक के पास चला गया है क्या? ये प्रूव हुआ ना इस बात से। तो ये जो सारी चीजें हैं ये वैसे नहीं है, ये एक बाकायदा इनको एक सुपारी दी गई है कि किस तरीके से विपक्ष को धराशायी करना है, नैरेटिव को धराशायी करना है, मुद्दों को धराशायी करना है, और केवल एक व्यक्ति की छवि चमकानी है, उसका एजेंडा चमकाना। ये जो चीज है, अब बार बार किस चीज की बात करते हैं, उनके परिवार ने शहादत दी तो उसको तो किस लाइट में रखते हैं, और जो बॉर्डर्स पे शहादत है और जो राष्ट्रवाद है उसका ही जिक्र करते हैं। शहीद कौन होते हैं? गरीब के बच्चे। जवान किसके बच्चे हैं? किसानों के बच्चे। किसी अमीर का बच्चा आपने शहीद होते हुए देखा है क्या? तो क्या आम आदमी राष्ट्रवाद और शहादत का मतलब नहीं समझता? ये जो पागलपन कल एक चैनल पर सो कॉल्ड, आपकी शब्दों में कहूंगा, आपने कहा चैनल, मैं कहता हूं उस दुकान, प्रचार की दुकान, उस पर जो कल ये शब्द कहे गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ेंगे। यू टेक इट फ्रॉम मी। और आम आदमी इतना ना समझ नहीं है जिसको ये समझ रहे हैं कि इनके राष्ट्रवाद पर चलेगा, या ये राष्ट्रवाद सिखाएंगे उनको, या ये शहादत की डेफिनेशन देंगे उनको। क्योंकि इनके यहाँ तो ना, तो आप आजादी के आंदोलन में देख लीजिए, कोई नाम है भारतीय जनता पार्टी, एक नाम बता दें। उधार के सिंदूर से काम चलाते हैं। सरदार पटेल अब इनके हो गए जिन्होंने इन पर बैन लगाया था। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास अपना कोई है नहीं। तो आम आदमी, देश का आम आदमी इस बात को अब समझ रहा है कि ये शहादतें, ये राष्ट्रवाद, ये इनके लिए सियासत का धंधा है। और इसीलिए ये दिवंगत प्रधानमंत्रियों के बारे में भी इतनी ओछी टिप्पणी करने की हिमाकत कर सकते हैं। और देश का मीडिया शांत रह सकता है, प्रेस काउंसिल शांत रह सकती है, ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी शांत रह सकती है, बाकी सारे जितने भी हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस के संस्थान है वो शांत रह सकते हैं। ये जो चीज है, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहरे से हर्ट करेगी, और समय आने पे हर्ट करेगी। जैसे आपने राम मंदिर के बाद अयोध्या में हाल देख लिया, राम मंदिर के बाद तो वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, अभी आपने उत्तराखंड में देख लिया। तो ये सारी चीजें, इनका हिसाब सूद के साथ लिया जाएगा। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। और ये जो स्टार बने फिर रहे हैं ना इस तरह की बातें करके, इनकी कल्पना कीजिए इनके साथ क्या होगा आने वाले टाइम में। ये क्या वो दिखाएंगे लोगों को कि ये क्या बातें कर रहे थे। ये सारी चीजें देश देख रहा है, इनका हिसाब भी होगा, जवाब भी लिया जाएगा। केवल एक समय का वो है, और समय बहुत ज्यादा दूर नहीं।
जी, बिल्कुल। और सवाल यही उठता है, हालाँकि बेईमानी है ये डॉक्टर राकेश पाठक जी उस मीडिया से जो चरण वंदना, हेमंत जी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जो चरण वंदना में जो मसरूफ़ हो हर वक़्त, उससे ये उम्मीद करें कि आने वाले बजट में सरकार क्या करने जा रही है, एमएसएमई सेक्टर का क्या हो रहा है, बेरोज़गारी कहाँ पहुँच रही है, महँगाई कहाँ पहुँच रही है, उससे सरकार से वो सवाल पूछें। ये तो ख़ैर बेईमानी है क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में देखा, वो तो सवाल पूछते हैं आप अपने बटुए में क्या रखते हैं, कौन-सा ड्रिंक पीते हैं। तो उन लोगों से किसी भी तरह की पत्रकारिता की बातें करना तो ख़ैर बेईमानी है। लेकिन इस हद तक पहुँच जाना कि जो देश के जो महान प्रधानमंत्री रहे, जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो भले ही एक पार्टी के नेता रहे हों, उनकी शहादत को इस हद तक पहुँचा देना कि कहें कि इससे पहले कांग्रेस कुछ कहे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी उन गलत नीतियों की वजह से ये हुआ, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने ट्वीट और ये सब तो किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस चैनल पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस एंकर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अमित मालवीय पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आप देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं? यहाँ पर पवन खेड़ा ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया। वहां पर जिस तरह से उनके नेताओं को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा था, उनका भी जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नीचता की हदें पार की जा रही हैं, आखिर ये कहाँ जाकर रुकेंगी? क्या ये मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए है? क्या इसे यहीं तक रोका जाए? क्या ये राहुल गांधी की बढ़ती ताकत, कांग्रेस की बढ़ती ताकत से बौखलाहट है? क्या इसे यहाँ रोक दिया जाए या आप इसे इससे कहीं आगे देखते हैं? और क्या बीजेपी को इसका खामियाजा अग्निवीर जैसी योजना या अयोध्या, ये तमाम जो उन्होंने मुद्दे उठाए संविधान और लोकतंत्र वाले, जो खामियाजा भुगतना पड़ा, क्या इस पर भी आने वाले चुनाव में, इलेक्शन में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा जी, आपने कई सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। मैं हेमंत जी की बात में एक विस्तार देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस झूठ के विश्वविद्यालय का कुलपति बताया अमित मालवीय को, उसके प्रधान संरक्षक कौन है ये भी इस देश के लोगों को मालूम है। देश के मुखिया की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ही उसका प्रधान संरक्षक है, चीफ पैट्रन वही है। इसलिए अब ये झूठ की गंगा वहां तक पहुंच चुकी है, मैली गंगा है, मैला नाला है झूठ का, जहां वो दो शहीद प्रधानमंत्रियों की शहादत को इस तरह से मलिन करना चाहता है, उस पर कालिख पोत रहा है। पहले इससे मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा मीडिया पर। इस मीडिया के बारे में बात करना भी शर्म का विषय है, जो मीडिया अपना फर्ज, अपना ईमान भूलकर सत्ता का चारण बना हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा हेमंत जी ने कि वो तो दुकान है, वो कोई चैनल नहीं है। पत्रकार आपने कहा, मैं उसे पत्रकार नहीं मानता। वो भी सत्ता के राजप्रासाद के भीतर ढोल बजाने वाला, उनका भोंपू बजाने वाला एक कारिंदा है। इतना तक हो सकता है कि कोई व्यक्ति चलती डिबेट में लाइव में बुशरा कोई बात कह दे, ये उसका अधिकार है, उस समय उसने जो कह दिया। लेकिन जो एंकर है, चैनल का हेड है, वो एडिटर इन चीफ है, उसका तो फर्ज था कि तत्काल उसी वक्त उसे रोकना चाहिए। क्या आप क्या कह रहे हैं? आप जस्टिफाई कर रहे हैं देश के दो दो प्रधानमंत्रियों, जिनमें से एक तो पद पर रहते हुए शहीद हुई है, उनके उनकी हत्याओं को आप तार्किक तर्क सम्मत सिद्ध कर रहे हैं। तो पहला अपराध एंकर ने उस वक्त ये किया, उसने उस वक्त नहीं रोका। चलिए हम ये भी मान लेते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड के तहत उस वक्त आपको काट मार गया होगा, या आपको लगा होगा कि हाँ ठीक ही तो कह रहा है, इसलिए आपने उसे नहीं रोका। लेकिन कुछ घंटे बाद आप दो दो ट्वीट करते हैं, उसमें भी अपनी मंशा नहीं जाहिर करते, पूरी सहमति के साथ एज इट इज उसको शेयर कर देते हैं। हो सकता है इस डिबेट में मैं कोई ऐसी बात कह जाऊं जिससे आप सहमत ना हो, तो आपका अधिकार होगा या तो मुझे अभी टोकें, या बाद में आप 8 बजे के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर अगर इसे करें तो आप उसमें लिखें डॉक्टर पाठक ने कहा था पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं पूरी तरह खारिज करती हूं डॉक्टर राकेश पाठक की इस बात को या हेमंत त्रि साहब की इस बात को। लेकिन तथाकथित उस पत्रकार ने दो दो ट्वीट किए और एक शब्द भी असहमति का नहीं दर्ज कराया उसमें। ये शर्मनाक बात है। अब आते हैं उन दो हिस्सों पर। राजस्थान वाली बात को बाद में लेंगे, पहले इस बात पर आ जाएं कि अमित मालवीय का तर्क क्या है। उसका कहना यह है, उनका नहीं कहूंगा, क्षमा करें, मैं बहुत शालीन आदमी हूं बातचीत में, लेकिन जो जिस योग्य है उसको वही संबोधन दिया जाएगा। उसका कहना यह था
कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों को उनके राजनीतिक फैसलों के कारण इस गति को प्राप्त होना पड़ा, यानी उनकी हत्याएं इसलिए हुई कि उन्होंने पद पर रहते हुए जो फैसले किए थे वो किसी समूह विशेष को, किसी समुदाय विशेष को उचित नहीं लगे, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। यानी कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए वो आदमी ये कह रहा है कि अगर ऐसा किया तो हत्या तो होगी ही। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, नई पीढ़ी के लोग हो सकता है न जानते हो, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे ऑपरेशन ब्लू स्टार को सबसे बड़ा सबब माना जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों करना पड़ा उस समय तत्कालीन सरकार को, ये देश के नए पीढ़ी के लोगों को न मालूम हो तो उन्हें ये बताना जरूरी है कि उस वक्त स्वर्ण मंदिर, सिखों का सबसे बड़ा पवित्र धर्म स्थल, आतंकवाद की शरणगाह बना हुआ था। और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो हमने देखा, इस देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी सेनाओं का मुकाबला वहां से किया गया। कितना बड़ा ऑपरेशन था, कितने बड़ी संख्या में हथियार वहां जमा थे और देश के खिलाफ, देश की अखंडता के, एकता के खिलाफ बगावत की तैयारी थी वहां पर, देश को तोड़ने की तैयारी थी। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री क्या अपने देश को टूट जाने देगा? क्या वो इस तरह से देश की एकता के खिलाफ चल रहे किसी आंदोलन को चलने देगा, या उसकी कमर तोड़ने के लिए जो माकूल कार्रवाई होगी वो करेगा? अमित मालवीय जैसे कुपड़ अपड़ को यह नहीं मालूम होगा जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उसकी एक प्रेरणा लाल कृष्ण आडवाणी भी है। हेमंत सर, आप जानते होंगे, आप मुझसे वरिष्ठ हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की खुद की सहमति थी इंदिरा जी को कि कार्रवाई कीजिए इस पर, खालिस्तानियों पर, जनरल सिंह भिंडरा वाले पर उनकी सहमति थी। और जिस इंदिरा गांधी के बारे में अमित मालवीय उनकी हत्या को जायज ठहराने का काम कर रहा है, वो वही इंदिरा गांधी है जिसने इस देश का, इस दुनिया का भूगोल बदल दिया। इतिहास ही नहीं, इतिहास तो बहुत लोग बदलते हैं, लेकिन उन्होंने भूगोल बदल दिया, इस धरती के मानचित्र को बदल दिया था, एक देश के दो टुकड़े कर दिए थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था वे दुर्गा के समान है। उस इंदिरा गांधी की हत्या को आप जायज ठहरा रहे, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दूसरे व्यक्ति का जिसका नाम लिया, वे भी प्रधानमंत्री रहने के बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जिस वक्त उनकी हत्या हुई। हत्या का सबब तमिल जो आंदोलन चल रहा था श्रीलंका में, उस आंदोलन को रोकने के लिए तत्कालीन श्रीलंका सरकार की मदद की थी राजीव गांधी। वो भी देश की एकता के लिए जरूरी था। हमारे पड़ोस में चल रहे किसी अलगाववादी आंदोलन को, जिसमें देश को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही हो, तो उसका प्रभाव, उसका असर हमारे तमिलनाडु तक आ सकता था। इसलिए राजीव गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही अपने पड़ोसी देश की मदद की थी और इस कारण से उनकी हत्या हुई। क्या उसे भी जायज ठहराया जा सकेगा? तीसरी बात जिसको आपने अपने इंट्रो में लिया था, राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि गांधी जी ने सावरकर के पैर छुए थे। दरअसल में हेमंत जी ने जो कहा, मैं और उसको थोड़ा विस्तार दे देता हूं। ये लोग ये सब करते क्यों है, फिर गांधी जी की बात पर आएंगे। इन सब लोगों के भीतर, इस विचार परिवार के भीतर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, बाद में उनके बगल बच्चा भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी, इन सब की अंतरात्मा में कहीं गहरे ये अपराध बोध बैठा हुआ है कि इनके पुरखे अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब इनके वैचारिक पुरखों ने उस लड़ाई में नाखून कटाने का योगदान भी नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कर रहे थे। जब भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे, तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक श्रद्धांजलि संदेश, एक शोक संदेश जारी नहीं किया था। हेमंत सर, संघ के हजारों पृष्ठ की सामग्री में, लिखित सामग्री में, हेडगेवार जी से लेकर तो 1925 में संघ बन गया था। भगत सिंह की फांसी तो 1931 में हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई श्रद्धांजलि नहीं दी भगत सिंह को। गांधी जी भगत सिंह की हत्या को रोकने के लिए आखिरी दिन तक प्रयासरत थे। तो कुल मिलाकर इस विचार परिवार के भीतर
एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक अपराध बोध है कि हमारे पुरखे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। हमारे पास कोई महानायक नहीं है स्वतंत्रता संग्राम का, कांग्रेस के पास महानायकों की लंबी फहरिस्त है, गांधी से शुरू करके अभी आजादी के बाद शहीद हुए लोगों तक इतनी लंबी फहरिस्त है कि उन्हें शर्म आती है खुद का चेहरा आईने में देखकर। इसीलिए वे या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, अपना सील ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं। अहमद भाई ने कहा कि उन्होंने तो बैन लगाया था आरएसएस पर, ये सब भूलकर कभी भगत सिंह पर हाथ रखते हैं, कभी सरदार पटेल पर हाथ रखते हैं। वे भूल जाते हैं भगत सिंह जिंदा होते तो इन लोगों को कहां कहां दौड़ा देते, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। वैचारिक रूप से भगत सिंह तो वामपंथी थे। भगत सिंह तो नेहरू की प्रशंसा करते हैं, अपने लेख में कीर्ति अखबार में लिखते हैं, भगत सिंह ने पंजाब के युवाओं से आग्रह करूंगा कि अगर तुम्हें चुनना हो तो पंडित नेहरू की राह पर चलो। वे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू में भी नेहरू को बेहतर बताते। तो कुल मिलाकर इन सारे अपराध बोधों के चलते हुए देश के महानायकों की चरित्र हत्या का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। गांधी जी के पैर छूने वाली बात पर संक्षेप में बात खत्म करूंगा बुशरा। गांधी जी की सावरकर से मुलाकातें इंग्लैंड में ही हो चुकी थी। जब इंडिया हाउस में एक बार एक समागम था, कोई मुलाकात, एक कार्यक्रम था, उसमें गांधी जी मिले भी थे, वहां संवाद हुआ था। उसके बाद 1 मार्च 1927 को जो महाराष्ट्र में जहां वे रहते थे रत्नागिरी में, विनायक दामोदर सावरकर, वहां गांधी जी गए हुए थे प्रवास पर। वहां दोनों के मिलने का कार्यक्रम तय हुआ। सावरकर को बुखार था, इसके बावजूद गांधी जी मिलने पहुंचे, उनकी बातचीत हुई, बहुत देर तक उनकी मुलाकात हुई, तमाम विषयों पर उनकी चर्चा हुई। धनंजय कीर जो सावरकर के भक्त माने जाते हैं, उन्होंने जीवनी लिखी है सावरकर की, सावरकर के जीवनीकार हैं धनंजय कीर। उनकी किताब में पृष्ठ संख्या 175, 76, 77 पर इस मुलाकात का 1 मार्च 1927 की इस भेंट का पूरा उल्लेख है। संवाद है बिल्कुल शब्दशः, सावरकर ने ये कहा, गांधी जी ने ये कहा, तमाम तरीके के धार्मिक विषयों पर, आध्यात्मिक विषयों पर, स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते कौन सा हो, अहिंसा, हिंसक रास्ता, कई विमर्श हुए। सावरकर गांधी जी के सामने इस हैसियत में कभी नहीं थे कि महात्मा गांधी उनके पैर छुए। पूरी दुनिया उस वक्त भी गांधी का लोहा मान चुकी थी और 1927 में सावरकर के पैर छुएंगे गांधी जी। ये लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनके पास अपना कोई महानायक नहीं है। मुझे अब इन लोगों पर दया आती। कोई शकुन पांडे उत्तर प्रदेश की गुब्बारे में पानी भरकर गांधी का पुतला बनाकर 2 अक्टूबर 30 जनवरी को उस पर गोली चलाती है, लाल रंग का पानी निकलता है उसमें से। क्या गांधी का कुछ बिगड़ जाता है उससे? आखिर में इनके अपने आदर्श पुरुष, इनके शिखर पुरुष नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को 90 डिग्री के कोण पर झुककर हमारे बापू को प्रणाम करना पड़ता है। G20 में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को अगर आप लेकर आते हैं तो आप सावरकर का नाम नहीं लेते, उन्हें राजघाट ले जाकर बापू की समाधि पर ही प्रणाम करवाने जाना पड़ता है। आप शी जिनपिंग को अगर ले जाएंगे अहमदाबाद तो आपको साबरमती आश्रम ही ले जाना पड़ेगा। दुनिया के किसी कोने में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जाएंगे तो अपने जीते जी कभी वे ये नहीं कह पाएंगे कि मैं सावरकर के देश से आया हूं। वे जिंदगी में कभी ये नहीं कह पाएंगे कि मैं हेडगेवार के देश से आया हूं, मैं गुरु गोलवलकर के देश से आया हूं। जब तक सूरज और चंद्रमा है तब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यही कहना पड़ेगा कि मैं गांधी के देश से आया हूं। वे हिरोशिमा जाएंगे तो हमारे गांधी की प्रतिमा का अनावरण करना पड़ेगा। यहां तक कि वे रूस जाएंगे तो चौराहे पर बेंच पर बैठा हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुतला मिलेगा उन्हें। अभी मास्को गए थे, मास्को में चौराहे पर पंडित नेहरू की मूर्ति स्थापित है। दुनिया के 100 देशों में गांधी की मूर्तियां स्थापित हैं। सावरकर का नाम लेवा भी दुनिया में कोई नहीं। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई अनपढ़ विधायक अगर ये कह दे कि गांधी जी ने सावरकर के पैर छुए थे, तो न गांधी का कुछ बिगड़ता है, न गांधी के विचार का। लेकिन शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उसके नेताओं को, जो 2-2 प्रधानमंत्रियों की शहादत को जस्टिफाई करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि न आजादी से पहले उनका योगदान था इस देश में, न स्वतंत्रता के बाद इस देश की माटी पर शहीद होने में एक बूंद
खून की उन्होंने नहीं बहाई है इस देश में। आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, एक पूरी की पूरी पीढ़ी कांग्रेस की शहीद हो गया हमले में, विद्याचरण शुक्ल से लेकर महेंद्र कर्मा तक। बताइए इस देश के इतिहास में आजादी के पहले और आजादी के बाद एक भी शहीद का नाम गिना दीजिए। भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग इस लायक कभी न थे न होंगे कि ये अपने किसी व्यक्ति पर, अपने किसी नायक पर गर्व कर सकें। इसलिए हमारे और आपके इस देश के महानायकों की चरित्र हत्या का अनवरत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होंगे। बुशरा जी बिल्कुल, आपने एक तरह से पूरी इनकी सियासत के और जिस तरह से इतिहास को ये तारीख को जिस तरह से गलत तरीके से पेश करते रहे, उसके आपने धागे खोलकर रख दिए हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी, और एक तरह से आईना इस तरह से दिखाया है कि अगर वाक़ई में वो अपनी शक्ल देखें तो शर्म से पानी-पानी हो जाएँ, लेकिन शर्म होगी तब तो पानी-पानी होंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल इसी से जुड़ा ये है हेमंत अत्री जी, कि जो अमित मालवीय ने किया, अमित मालवीय तो एक प्यादा है। ये तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो उनकी प्रवृत्ति है, जिस तरह से लगातार वो राजनीति करते रहे, करते आए, और पिछले 10 सालों में जो हमने देखा कि उस राजनीति का पूरा हम ये देखें कि एक टॉप पे जाते हुए उसको देखा, जिस राजनीति की मैं बात करने जा रही हूँ, और वो है हिंसक प्रवृत्ति। क्या आपको नहीं लगता कि अगर दो एक्स प्राइम मिनिस्टर के मर्डर को, हत्या को जायज ठहरा रहे हैं, तो यानी कि आप हिंसा को, उस हिंसक प्रवृत्ति को आप जायज ठहरा रहे हैं, आप उन आतंकवादी घटना को आप जायज ठहरा रहे हैं, यानी कि आने वाले दिनों में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो तब भी क्या आप इसी तरह के जस्टिफिकेशन देंगे या दे सकते हैं आप? यानी कि अब तक जितनी पॉलिटिकल हत्याएं हुई हैं, उन सबको आप यही कह रहे हैं कि उनकी रणनीतियां या पॉलिटिकल नीतियां खराब रही, इसकी वजह से आपने खामियाजा भुगता, यानी कि आप जिन्होंने ये कृत्य किया उनको एक तरह से आप बिल्कुल उनके की गए गुनाह को सही ठहरा रहे हैं आप। तो क्या ये बीजेपी की हिंसक प्रवृत्ति को नहीं बताता, जो उनकी राजनीति लगातार रही है, बुलडोजर इंसाफ से लेकर सांप्रदायिक जो उनकी नीतियां रही हैं, जिस तरह से एक तबके के ऊपर जो लगातार जुल्म सितम हुए, ये उसी मानसिकता को तो दर्शाता है लगातार। वो इसका अभिन्न अंग है। उसके बाद उसमें नई चीजें वैल्यू एडिशन किया है मोदी जी की सरकार ने। उसमें झूठ, उसका नया एक वैल्यू एडिशन है। उसके अंदर कुतर्क है, उसके अंदर मजलिंग ऑफ मीडिया एंड अपोजिशन है, और उसके बाद जो कायरता जो इनके खून में, डीएनए में है, उसको वीरता के तौर पे प्रदर्शित करना, और अंग्रेजों के पिट्ठू होते हुए राष्ट्रवाद का ठेका लेना। ये सारी चीजें नई जोड़ी गई हैं इसमें। तो ये कुल मिलाकर के एक कंप्लीट पैकेज बन गया इस देश को एक दौर में ले जाने का, जिसको हम सब कहते हैं पोस्ट ट्रूथ इरा, कि सच्चाई के बाद का जो दौर आया है, ये उसका मूल सिलेबस है। और इस सिलेबस का कॉपीराइट आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के पास है। अगर आप इनको आज के संदर्भ में एक्सपोज करना चाहें, आज का संदर्भ केवल देखिए, आज से 26 जनवरी 2024 को मैं अभी पढ़ रहा जब आपका मैसेज आया कि गृह मंत्री जी ने क्या कहा था। गृह मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड चैनलों पर यह कहा कि जब से 370 हटी है, जम्मू कश्मीर के अंदर 70% आतंकवाद कम हो गया है, आतंकी घटनाएं 70% कम हो गई। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, एक जगह नहीं 20 जगह पूरे देश में घूम घूम के उन्होंने कहा कि देश भर में नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। कहा कि नहीं कहा? और 370 हटने के बाद आतंकवाद की जम्मू कश्मीर में कमर टूट गई। और ये वही प्रधानमंत्री जो पूरे देश में ये बात गाते फिरते थे, 370 और ये सारी चीजें। और फिर वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने घाटी की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी तक नहीं उतारे। अब इन दोनों के दावे, जम्मू क्षेत्र जो है, जम्मू कश्मीर का जो जम्मू क्षेत्र है, वो वहां पर लगभग आतंक की समाप्ति हो गई थी। पिछले कुछ दौर में आपने देखा, घाटी के अंदर आइसोलेटेड घटनाएं होती थी, लेकिन जम्मू क्षेत्र में बिल्कुल एक तरीके से शांति थी लंबे समय से। और ये स्थिति तब बनी है, जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं, जब पिछले कई सालों से पूरे J&K का पूरा कंप्लीट कंट्रोल, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है तो सीधा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पास है। वहां के आप आंकड़े देखिए एक बार,
जब से प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो क्या हुआ है? केवल जम्मू क्षेत्र की बात कर रहा हूं, 6 आतंकी हमले हो चुके हैं, 38 दिन 6 आतंकी हमले, 12 सुरक्षाकर्मी जिनमें एक आज अधिकारी कैप्टन थे वो भी शहीद हुए हैं, और 10 नागरिक मारे गए, 13 सैन्य जो कर्मी थे वो घायल हुए हैं, और 50 के आसपास सिविलियन घायल हुए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़े हैं। ये तो पिछले 38 दिन का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जब से तीसरी बार 56 इंची सरकार आई है। उसके बाद अगर आप बात करेंगी 2021 से बात करें, 2021 से अब तक जम्मू क्षेत्र में 51 सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। गुजरात जी, 51 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और 19 नागरिक मारे गए हैं 2021 से लेकर अब तक। और इससे ज्यादा, उसके बावजूद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री क्या कहते घूम रहे हैं कि कंप्लीट शांति का है वो भी, और उसका क्रेडिट भी लेते हैं। ये ठीक वैसी जवाबदेही की बात मत करो, तथ्यों की बात मत करो। मणिपुर के अंदर आप देख रहे हैं 13.5 महीने 13.5 महीने से क्या हो रहा है, किसके अंडर है? गृहमंत्री जी के अंदर। गृहमंत्री जी को दूसरा सरदार पटेल कहा जा रहा है, कोई जवाबदेही नहीं। न जम्मू कश्मीर की कोई जवाबदेही है, न मणिपुर की कोई जवाबदेही है। वहां का मुख्यमंत्री आज भी सत्ता में है 13.5 महीने के बाद, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई मीडिया कुछ नहीं। प्रधानमंत्री वहां प्रचार के लिए नहीं जाते। जब मणिपुर का नाम लेना भी बैन, आप फेसबुक पे मणिपुर लिख के देखिए, आपकी रीच खत्म कर दी जाएगी। ये इस देश का हाल है। और कल्पना कीजिए, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अंदर दिल्ली में था, और उस समय पर दिल्ली में दंगे हुए उसी सरदार पटेल के, जब वो गृह मंत्री थे। क्या हुआ? किसी की कोई जवाबदेही है? ये सारा एक पैटर्न है। और वो पैटर्न क्या है कि कोई भी मीडिया, कोई भी मुख्य धारा का मीडिया, सोशल मीडिया, फला मीडिया कुछ भी कहता रहे, हमें तो अपना नैरेटिव चलाना है। और वो नैरेटिव है फुहड़ता का, निर्लजता का, बेशर्मी का, शर्मनिरपेक्षता का, बेहूदगी का, कि कोई तथ्यों पे बात मत करो, कोई मुद्दों पे बात मत करो, कोई देश की बात मत करो, कोई जनता की बात मत करो, भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री का नैरेटिव है, इसमें कोई नहीं बोल रहा। और राहुल गांधी के बारे में ये कहते हैं कि वो हिंसा फैला रहे हैं। पूरे देश ने सदन के अंदर देखा राहुल गांधी ने क्या कहा। उन्होंने कहा बीजेपी हिंसक है, आरएसएस हिंसक है, आपकी विचारधारा हिंसक है। इन्होंने तुरंत क्या किया वहां पर? प्रधानमंत्री, नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर, ही हिमसेल्फ स्टूड अप, इंटरवीन्ड, एंड ही सेज कि सारे हिंदुओं को आप हिंसक कह रहे हैं। और स्पीकर कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले स्पीकर। और जो भी राहुल गांधी ने कहा, उसका जितना भी ऑपरेटिव पार्ट था, टू दैट एक्सटेंट अंबानी अडानी का नाम तक भी सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। तो आज के दौर में अगर आप मेरी बात काट भी दे, निकाल भी दें, तो ये तो ब्रॉडकास्ट हो चुकी, इसकी तो सैकड़ों क्लिपिंग्स बन चुकी। तो आप अगर रिकॉर्ड से हटा देंगे तो वो बात खत्म होगी क्या? आज की तारीख में आपका बोला हुआ शब्द हजारों साल तक अमर हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं रही। और जो आप लोग कहते थे, जब 4 जून को रिजल्ट आया, आप सब लोगों ने हमसे सवाल किए कि मोदी इस बार बदल जाएंगे। मैंने क्या कहा था आपको कि बीजेपी बदलेगी नहीं, और ज्यादा जहरीली हो जाएगी। वो और गंभीरता से बदला लेंगे हमसे कि तुमने हमारे साथ ये किया, अब हम देखते हैं। और वो एग्जैक्टली वही पैटर्न सामने आ रहा है। आप किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या का जायज ठहरा सकते हो, और उसके बाद पूरी पार्टी कोई बोल नहीं रही है, और विपक्ष भी, मीडिया के नैरेटिव से वो बात गायब है। सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, आपने कहां देखी है सारी चीज? आपने जम्मू कश्मीर के अंदर, जो जम्मू क्षेत्र के अंदर जो ये नाकामी हो रही है, आपको क्या लगता है ये रणनीतिक चूक नहीं है? मैंने तो डिफेंस 20 साल कवर किया है, वहां पर क्या क्या चीजें हुई वो सुरक्षा की दृष्टि से यहां कहना ठीक नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, आप कहें तो मैं उसकी खाल उधेड़ सकता हूं कि इन्होंने क्या क्या किया वहां पर जम्मू रीजन के अंदर। लेकिन वो देश की स्ट्रेटेजी से, वो जिसका काम है उसी को साझे। क्या ये उसकी ओनरशिप लेंगे? जब आप पूरे देश में घूम घूम के 370 से आतंक फैलने की, खत्म करने की बात करते हैं, नोटबंदी से आतंक के कमर टूटने की बात करते हैं, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? क्या कोई बताएगा? रोज शहीद हो जाते हैं, उसके बाद जो 2 ट्वीट कर दिए, नहीं कर दिए। प्रधानमंत्री जी रशिया में थे पिछली जब घटना हुई, क्या उन्होंने कोई 2 शब्द कहे? इवेंट में वो पड़ जाता, खलल पड़ जाता। तो ये कहां लाके खड़ा कर रहे हैं? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये सारा देश देख रहा है। और डॉक्टर राकेश पाठक जो बात कह रहे थे, इनको जो आंख में आंख डाल करके जो बात जो आज डॉक्टर साहब ने बताई है, अगर किसी को शर्म हो
ऑफ कोर्स ये शर्मनिरपेक्ष है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको आप असलियत बता रहे हैं, उसको अपोज भी किस बात पर करेंगे। लेकिन सवाल यह कि जो डॉक्टर साहब ने बात उठाई, क्या कह रहे थे कि गांधी और नेहरू ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की। आप कल्पना कर सकती हैं, ये भाजपा का तंत्र प्रचार करता है, और वो सारी चीजें रिकॉर्ड में आती हैं, फिर ये भाग जाते हैं, फिर नैरेटिव खत्म। और इनकी जो भी बदतमीजियां और बेवकूफियां हैं, वो चैनल पे ब्रॉडकास्ट करके फिर साइड स्टेप कर जाते हैं, और देश और मैं हम आप लगे रहते हैं इसमें। बेसिकली क्या है कि अब जनता समझ चुकी है कि इनका खाना खाली है, इनके खाते में कुछ नहीं है इस लफाजी के अलावा। ये सारा इस बार जी। देखा। अगर चुनाव आयोग, अगर एजेंसियां, अगर नेता जेल के अंदर, और अगर खाते बंद ना किए होते, तो इसी बार पता लग जाता कि क्या स्थिति है। लेकिन उस सब के बाद भी 240 आए, और उसके बाद भी ये जाग नहीं रहे हैं। इनका वही अहंकार, वही कुतर्क, वो अगर जारी है, तो ये मान के चलिए कि ये अपनी ही पॉलिटिकल ऑबिचुरी लिख रहे हैं, ये कुछ और देश का नहीं बिगाड़ रहे। देश जाग गया है। जी। अब आप देखिएगा, महाराष्ट्र के जो चुनाव होंगे, हरियाणा के जो चुनाव होंगे, झारखंड के चुनाव होंगे, जे के चुनाव होंगे, उसके बाद दिल्ली के चुनाव होंगे, अगले साल तमाम स्टेट्स के चुनाव होंगे। देखते जाइएगा इनके साथ क्या असर होता है इनका। और ये इनको अगर अब भी नहीं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, सच बात है। किसी आंदोलन में हिस्सा लिया, उसका नाम बता दीजिए आजादी के दौरान, नहीं है, तो फिर क्या करें। पर यही सब लफाजी करके, और वही जो उस टाइप के एंकर्स हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उनके जरिए जहल फैलाना, आपने नफरत फैलानी है, द्वेष फैलाना है, समाज का विध्वंस करना है, समाज के जी। दिमाग के अंदर कूड़ा भरना है, वही काम ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये चलेगा नहीं, वो दौर आ गया है, इनकी जवाबदेही इनकी भी तय होगी, और उन एंकर्स की भी तय होगी जो पत्रकारिता के नाम पर देश में ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से इन चैनल्स की टीआरपी गिर रही है, भरोसा तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। लोग सही खबरें देखने के लिए अब यूट्यूब और हमारे जैसे प्लेटफ़ॉर्म का रुख करते हैं, और हमारे जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स को देखना पसंद करते हैं। लगातार जो व्यूवरशिप है, हमारे जैसे चैनल्स की जो बढ़ रही है, भरोसा बढ़ रहा है, वो सबके सामने है। और इन लोगों को पत्रकार मानना ही लोगों ने बंद कर दिया है। हाँ, वो भक्त मंडली होगी अभी भी, जो भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नीतियों में यकीन करती है, या और वही इन सब चैनल्स को देखते भी होंगे, लेकिन इनकी कलाई पूरी तरीके से खुल गई है, पूरी तरीके से इनका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ बढ़ती हुई राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है, उससे ही इनकी बौखलाहट और घबराहट है? ये लगातार जिस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा राहुल गांधी को लेकर इन्होंने चलाया, उसके बावजूद भी एक हीरो के तौर पर वो उभरे, और अभी भी लगातार आप ये देखें, जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, संसद के अंदर बाहर, वो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं जिनसे जनता का सरोकार है। यही वजह है कि चाहे अग्निवीर के माता पिता हो, वो उनसे मिलना चाहते हैं, शहीद के माता पिता उनसे मिलना चाहते हैं, गरीब सब्जी वाला उनसे मिलना चाहता है, नीट के छात्र से वो मिलते हैं, वो अलग अलग जगहों पर सबसे मिलते हैं। कभी हमने नहीं देखा कोई एक गरीब खड़े होकर किसी मीडिया चैनल पे कह रहा हो कि वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है, जबकि देश के प्रधानमंत्री तो वो है, उसे अपनी समस्या उनको बतानी चाहिए। लेकिन उनको पता है कि उनकी समस्या ही उनकी पैदा की हुई है, तो जाहिर सी बात है समाधान तो वो निकालेंगे नहीं, और यही वजह है कि उनकी तरफ वो नहीं देखते हैं। इस सब से लोगों के जहन में ये सवाल तो आ रहा है कि आपने लोकसभा में मुंह की खाई, आपने उपचुनाव में मुंह की खाई, नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका मैजिक, उनकी नीतियां, उनकी राजनीति, उनके मुद्दे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, धर्म की राजनीति, राष्ट्रवाद, जो छद्म राष्ट्रवादी, कुछ भी उनका चल नहीं रहा है। आप राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, सब पर, नेहरू से लेकर राहुल गांधी, कांग्रेस, सबको आप दुश्मन की तरह पेश कर रहे हैं, वो भी नहीं चल रहा है। आप विपक्ष के नैरेटिव को उठाकर अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप उसके मास्टर ही नहीं है। और राहुल गांधी जैसे कहते हैं कि डर की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ उनको डर दिखाना आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो आखिर बीजेपी इस सबसे हासिल क्या करना चाह रही है? बुशा जी, आपके सवाल का उत्तर दूंगा, उससे पहले एक दो बातें और जोड़ देते हैं कि जी। ये जो लोग अभियान चलाते हैं गांधी जी की चरित्र हत्या का, नेहरू जी की चरित्र हत्या का, इस सब के जरिए वे अपने पास एकमात्र मौजूद नायक उनके हिसाब से सावरकर को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन दो बातें बता दूं। नंबर एक, ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी तो अभी बनी है, जुमा जुमा कुछ दशक पहले, लेकिन संघ तो 1925 में बना हुआ था। संघ विनायक दामोदर सावरकर का नाम भी नहीं लेता था अभी कुछ दशक पहले तक।
क्योंकि इस देश की स्मृतियों में ये मौजूद था कि विनायक दामोदर सावरकर महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों में से एक थे। षड्यंत्रकर्ता के रूप में वे अदालत में सुनवाई में बैठते थे। वे तस्वीरें देश के मानस से मिटी नहीं थी, इसलिए संघ और जनसंघ सावरकर से मीलों दूर का नाता भी नहीं रखते थे। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि लोग भूल चुके हैं कि सावरकर गांधी हत्याकांड के षड्यंत्र के आरोपी थे, साक्ष्य के अभाव में छूट गए थे। बाद में कपूर कमीशन बना था, ये अशोक पांडे जी की किताब है, उसने गांधी को क्यों मारा, इसमें पूरा एक अध्याय है इस बारे में, सावरकर की भूमिका के बारे में। कपूर कमीशन की रिपोर्ट 1969 में आई, तब तक सावरकर जी प्रस्थान कर चुके थे दुनिया से। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे अनेक साक्ष्य हैं कि गॉडसे और आप्टे मुंबई से चलते समय गांधी जी की हत्या के लिए प्रस्थान करते समय सावरकर भवन में सावरकर से मिलकर आए थे, और कई तरह के साक्ष्य मिले थे। खैर, कुल मिलाकर ये मैंने सिर्फ इसलिए याद दिलाया कि इस देश को ये मालूम रहे कि ये लोग गांधी को अपदस्थ करके किसको स्थापित करना चाहते हैं। उसे स्थापित करना चाहते हैं जो खुद गांधी की हत्या के षड्यंत्र में आरोपी रहे थे। अब राहुल गांधी के कद पर आते हैं। देखिए बुशरा जी, हजारों 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 करोड़ रुपए खर्च किए गए राहुल गांधी के कद को, उनकी छवि को नष्ट करने के। वो सारा पैसा पानी में बह गया। राहुल गांधी ने अपनी 2 भारत जोड़ो यात्राओं के जरिए देश के सामने अपने आप को साबित कर दिया। लेकिन किसी लोकतांत्रिक समाज में आपकी यात्राओं भर से कुछ नहीं होता जब तक कि वे यात्राएं वोटों में न बदलें। आपका कोई आंदोलन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, जब तक, अगर आप राजनीति में, सक्रिय राजनीति में, जो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं उनकी बात नहीं कर रहा, अगर कोई राजनेता इस तरह के प्रयास करता है तो उसकी अंतिम परिणति क्या है? सत्ता का संघर्ष, वोट हासिल करना, सीटें बढ़ाना। राहुल गांधी ने वो भी करके दिखा दिया, अपनी पार्टी की सीटें दुगनी करवा दी। उत्तर प्रदेश जो हिंदुत्व की पाठशाला, कार्यशाला, प्रयोगशाला सब कुछ रहा, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एन चुनाव से पहले हुई, पूरे दुनिया भर का तूमार बांधा गया और वहां सफाया हो गया बीजेपी का। 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली 33 सीटों पर रह गई। तो इस सारे कामयाबी के सफर का हीरो कौन है? वो राहुल गांधी। इस जमी की पश्तियों पर आसमां बनकर रहो, जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो। राहुल गांधी ने साबित किया कि वे मीरे कारवां हैं, इस कारवां के लीडर हैं। मीर यानी लीडर है, अगुआ है, सबसे आगे चल रहे हैं। इसी से अब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी झूठ की फैक्ट्री, उनका नफरत का कारखाना, उनका पितृ संगठन, अब सारे लोग घबराए हुए। उन्हें लगता था वो जो टीना फैक्टर था ना, नरेंद्र मोदी के सिवा कोई नहीं, कोई है ही नहीं। तो अब राहुल गांधी है ना, विकल्प सामने दिखाई दे रहा है। यद्यपि मैं हमेशा कहता हूं, नरेंद्र मोदी का विकल्प तो 139 करोड़ लोग आज भी है इस देश में, हर तरह से उनसे ज्यादा काबिल, उनसे ज्यादा शालीन, भद्र, पढ़े लिखे 139 करोड़ लोग होंगे इस देश में, मोदी जी से ज्यादा योग्य। राहुल गांधी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, कई तरह से उन्होंने खुद को साबित भी किया इन सालों। तो अब उनकी आखिरी लड़ाई एक हारी हुई लड़ाई को जीतने की कोशिश है कि राहुल गांधी से कैसे पार पाया जाए। आपने हर तरह से देख लिया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। कल हमने डीवी लाइव पर हमारे शो में बताया कि सोशल मीडिया पर भले नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोअर हो गए हो, लेकिन 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 और राहुल गांधी कहां ठहर रहे हैं? 24 मिलियन, 4 गुना है नरेंद्र मोदी सर। मतलब जो बराक ओबामा और उसके बाद जो 100 मिलियन से ऊपर के लोगों में आ गए नरेंद्र मोदी। लेकिन उनके रीपोस्ट, रीट्वीट कितने हैं ट्विटर पर? लाइक्स कितने हैं? 7,000, 5,000, 7,500। राहुल गांधी का हर ट्वीट 12,000, 10,000, 20,000 रीट्वीट होता है, 24,000 रीट्वीट होता है। हमने कल विस्तार से अपने वीडियो में बताया डीवी लाइव पर ही। अब एक आखिरी आज का एक और नमूना पेश कर देता हूं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि पिछले कुछ समय में राहुल गांधी ने जिस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, असाधारण तरीके से खुद को स्थापित किया है, और अब ये देश उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा है। ये राय अकेले अमर्त्य सेन की नहीं है।
लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएसडीएस ने उत्तर प्रदेश में एक सर्वे कराया। बतौर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोट राहुल गांधी को दिए। यानी इस देश का सबसे बड़ा राज्य भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोट देकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है। अभी हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। हरियाणा का भी एक सर्वे आया है, उसमें भी राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से ज्यादा नंबर मिले, ज्यादा वोट मिले सर्वे में। तो कुल मिलाकर अब सबसे बड़ी चुनौती उनकी ये है कि इस आदमी से कैसे पार पाया जाए। एक तो ये डरता नहीं है। वो जो अभय मुद्रा दिखा रहे थे संसद में राहुल गांधी, वो उन्होंने साबित कर दी है। तानाशाह डरता इस बात से है कि लोग उससे डरना बंद कर देंगे। राहुल गांधी ने यही किया है कि न केवल खुद को, खुद की पार्टी को, बल्कि पूरे देश को अभय का मंत्र दिया है। यही मंत्र तो हमारे बापू ने दिया था, अंग्रेजों से न डरने का। गांधी जी ने सबसे पहला काम इस देश को जो दिया था, जिस देश में जो काम किया था, वो ये किया था, डरो मत। इन अंग्रेजों से डरने की जरूरत नहीं है, हम इनको हरा लेंगे। राहुल गांधी ने भी यही संदेश दिया है, न डरो न डराओ। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिन अब राहुल गांधी के लिए भी थोड़े जोखिम भरे हैं। उनकी राह जितनी कठिन की जा सकेगी उतनी कठिन करेंगे सत्ता में बैठे लोग। हर तरह से उन्हें खतरा है। उनकी जान जिंदगी से लेकर उनके चारित्रिक और राजनीतिक जीवन पर खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वे सत्ता के लिए खतरा बन गए। नरेंद्र मोदी तो 1000 साल का सपना लेकर कुर्सी पर बैठे थे। 3047 तक का उनके पास तो ब्लूप्रिंट है। यहाँ तो राहुल गांधी आज की तारीख में चुनौती दिए हुए हैं। इस खतरे से निपटने के लिए कांग्रेस को, राहुल गांधी को, इस देश को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। जी बुशरा साहब। जी, बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण लास्ट बात जो आपने कही बेहद महत्वपूर्ण है, उन तमाम महत्वपूर्ण बातों में कि आगे आने वाले वक़्त में राहुल गांधी जिनको लोग एक उम्मीद की तरह से देख रहे हैं, जिनको लगता है उस सवाल का जवाब बन गए हैं, हालाँकि उस सवाल का ही बेमानी था। आप लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछ सकते कि इफ नॉट नरेंद्र मोदी देन हू। ये इस तरह की जो सवाल, ये तमाम चीज़ें जो गढ़ी गई, वो हमें पता है कि किस मीडिया ने गढ़ी, जो मीडिया अभी क्या कुछ कर रहा है। इस सरकार को भी वो मोदी 3.0 बता रहा है वो, ताकि उससे वो एक तरह से वो किक दे सके और कह सके कि अभी भी वही वाले नरेंद्र मोदी हैं जो वो पहले थे। हालांकि पता है सबको कि अभी वो कितने कमजोर और डिपेंडेंट है। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है आपकी कि कांग्रेस को, राहुल गांधी को इन तमाम चीजों को अब बहुत सतर्कता से देखने की जरूरत है, क्योंकि वो जिस तरह से आक्रामक उन्होंने रूप इख्तियार किया हुआ है, जिस तरह से आक्रामक तरीके से वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं और डर ना सिर्फ अपने अंदर से बल्कि जनता के अंदर से निकाला है। और जनता ही नहीं, मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर से भी उन्होंने निकाला है। क्या वो मुखर होकर अपनी, कुछ ही सही लेकिन मुखर होकर कम से कम अपनी बात को आप रखने लगे हैं और सवाल मोदी और योगी और अमित शाह से पूछने लगे हैं, तो वो सब आगे उनको भारी पड़ सकता है। और हम ये देखेंगे कि आगे आने वाले दिन राहुल गांधी के लिए आसान नहीं बल्कि राजनीतिक तरीके से मुश्किल भरे ही हो सकते हैं, और उसका जवाब वो राजनीतिक तरीके से देंगे जैसे अभी तक वो देते आ रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस बेहतरीन चर्चा के लिए, हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।